नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और कश्मीर को लेकर हमारा इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है। हरियाणा में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव हो, यूपी बिहार में हो तो शोर बहुत होता है, लेकिन कश्मीर को लेकर हमारा सारा का सारा इंटरेस्ट जो होता है वो आतंकवाद को लेकर होता है। और भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में सबसे बड़ी कोशिश ये कर रही है कि जो भी उसके विरोध में है कश्मीर में, सबको आतंकवादी या फिर आतंकवादियों का हिमायती साबित करने की कोशिश कर रही है। तो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की जो बिटियां हैं महबूबा मुफ्ती, अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी जो इल्तिजा है वो भी मैदान में है। उनकी चुनावी हालत कुछ खास ठीक ठाक नहीं लग रही। लोकसभा में भी कोई ठीक ठाक उनका प्रदर्शन नहीं रहा। तो इस बार निशाने पर वो कम हैं, निशाने पर हैं फारूक अब्दुल्ला, उनके साहबजादे उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला फारूक अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। अब यह लगातार कहा जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला जो हैं वो तो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी हैं उनका साथ देते हैं, फला देते हैं, ढिमका देते हैं, ये करते हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। और कहने वाला कौन है? अमित शाह है। अगर ये आए तो पीछे के पीछे आतंकवाद आया समझिएगा। अगर एनसी कांग्रेस आई तो आतंकवाद आएगा, और भाजपा आई तो किसी की ताकत नहीं है आतंकवाद को यहां घुसपैठ कराने की। अमित शाह साहब बिल्कुल सीधा हमला बोलते हैं। अभी प्रधानमंत्री वहां गए नहीं हैं, वो भी जाएंगे, वो भी बोलेंगे हमला। हमला बोलने में तो खैर ये लोग नंबर 1 हैं ही। ये अलग बात है कि जब चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तो नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और इनकी पूरी पार्टी मिलकर घाटी के अंदर, वैली के अंदर, कश्मीर वैली के अंदर जो लोकसभा की सीटें हैं उस पर एक भी कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाए। चुनाव के ठीक पहले राशिद अली साहब को छोड़ दिया गया है, जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हराया था। और बताया ये जा रहा है कि वहां जाकर वो जिस तरह से प्रचार करेंगे वो उमर अब्दुल्ला को हराने के लिए ज़्यादा और जीतने के लिए कम करेंगे। यानी सारी बिसातें बिछी हुई हैं और इसमें सबसे बड़ा निशाना है उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला। अब मजेदार बात यह है कि ये लोग लगातार कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला आतंकवादियों के साथ हैं, लेकिन ये भूल जा रहे हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो उनका समर्थन करने वालों में नेशनल कॉन्फ्रेंस भी थी। उमर अब्दुल्ला साहब को मंत्री बनाया गया था और फारूक अब्दुल्ला से यह वादा किया गया था कि वो उपराष्ट्रपति बनेंगे। जी, वाइस प्रेसिडेंट बनाने की बात थी फारूक अब्दुल्ला को। एसके दुलत साहब हैं, उन्होंने वाजपेयी ईयर्स करके एक किताब लिखी है जो बहुत ज़रूरी किताब है कश्मीर के 1990s को समझने के लिए। दुलत कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। हमारे देश की जो दोनों स्पाई एजेंसी है, दोनों के हेड रह चुके हैं। उसमें यह किस्सा है कि कैसे बस फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे फारूक साहब, लेकिन आरएसएस ने बीच में डंडी लगा दी और उनकी जगह पर राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत साहब को उपराष्ट्रपति बनाया गया। अभी बीच में तीर कमान चले रूबिया सईद को लेके कि रूबिया सईद की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से आतंकवादियों को छोड़ा गया, उस समय वहां मुख्यमंत्री फारूक साहब थे। ये सारी बातें हुई तो दुलत साहब ने फिर बताया कि फारूक साहब रूबिया के बदले आतंकवादियों को छोड़ने के बिल्कुल खिलाफ थे। जरा देख लेते हैं उस दिन हुआ क्या था, वो घटना क्या थी, कैसे रूबिया सईद का अपहरण हुआ था, कैसे उनको अगवा किया गया था और उसके बाद आतंकवादी कैसे छोड़े गए थे। पहले सुनते हैं वो पूरी कहानी। तारीख थी 8 दिसंबर 1989, यानी 8 दिसंबर 1989। वक्त शाम के 3:45 बजे। मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरे नंबर की बेटी डॉक्टर रूबिया सईद रोज की तरह ललदेद मेमोरियल विमेन हॉस्पिटल से घर लौट रही थी। 2 दिसंबर 1989, यानी ठीक 6 दिन पहले, उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद देश के गृह मंत्री बने थे, लेकिन वो लोकल मिनी बस से ही नौगाम से अपने घर आती थी, वहां जो लोकल बसें चलती हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में यहां ये बता देना जरूरी है कि जिंदगी भर वो कांग्रेस में रहे, लेकिन उनके समझ में आ गया कि कांग्रेस का एनसी से समझौता हो जाता है तो फारूक साहब के रहते मैं यहां का मुख्यमंत्री नहीं बन पाऊंगा। तो वीपी सिंह जब बाहर आए
तो मुफ्ती मोहम्मद सईद वीपी सिंह के साथ चले गए। अब इस समय उम्मीद की जा रही थी जो भी कांग्रेस छोड़ता था वो कश्मीर में कहीं न कहीं जाके भारत विरोधी भाषण देता था। उम्मीद की गई कि मुफ्ती मोहम्मद सईद भारत के विरोध में भाषण देंगे, लेकिन उन्होंने कभी भी भारत, तिरंगे और संविधान के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। अगर दो नेता मुझे चुनने हो जिन्होंने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, हमेशा भारत के साथ रहे हैं, तो उनमें से एक है मुफ्ती मोहम्मद सईद और दूसरे हैं हमारे फारूक अब्दुल्ला। लौटते हैं घटना पर। दिसंबर का महीना था और आप जानते हैं वो कश्मीर में बेहद ठंडा होता है। अभी बर्फ पड़ना शुरू नहीं हुई थी, लेकिन शाम होते होते अंधेरा हो जाता था। बस उनके घर से 500 मीटर पहले ही रुक गई अचानक, तो उनको लगा कोई उतरने वाला होगा, लेकिन अचानक बस में 4 नकाबपोश घुसे। सबके हाथों में AK-47 थी। एक सीधे उनकी सीट तक पहुंचा और नीचे उतरने का इशारा किया। बस में ज्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन 2-1 लोगों ने रोकने की कोशिश की कि यह गलत है, आप एक लड़की को ऐसे कैसे उठा सकते हैं। तो एक नकाबपोश ने उनके ऊपर AK-47 तान दी और सारे लोग खामोश हो गए। बस से उतारकर रूबिया को मारुति कार में बैठने को कहा गया। नीचे मारुति कार लगी हुई थी और देखते ही देखते कार शाम के धुंधलके में खो गई। अब वो दौर सोशल मीडिया का तो था नहीं, लेकिन कानों कान खबर पहले कश्मीर में फैली और फिर पूरे देश में। हुआ यूं कि कश्मीर टाइम्स के दफ्तर में संपादक जो थे मोहम्मद सोफी, अभी इस खबर पर अपने लोगों से बात कर ही रहे थे कि यह सारा कुछ कैसे हुआ। शाम ठीक 5:30 बजे उनके टेलीफोन की घंटी बजी। जब उन्होंने फोन उठाया तो उस तरफ से कश्मीरी में एक आवाज गूंजी, गौर से सुनो, हमने मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया को अगवा किया है। अपनी सरकार से कहो कि गुलाम नबी भट्ट, नूर मोहम्मद कलवल, मोहम्मद अल्ताफ और मुश्ताक अहमद जरगर को रिहा कर दें। नहीं किया तो रूबिया की जान जाएगी। यह भी बताया गया कि ये JKLF से हैं, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से हैं। अब इनमें जो एक नाम है गुलाम नबी भट्ट, वो दरअसल कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत करने वाले मकबूल भट्ट का छोटा भाई था। मकबूल भट्ट को कुछ दिन पहले फांसी दे दी गई थी। सोफी साहब ने सबसे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय में फोन किया, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इंग्लैंड गए हुए थे। उनको वहां से ही खबर दी गई और खबर मिलते ही उन्होंने वापस लौटने का फैसला लिया। फिर इसके बाद उन्होंने मुफ्ती साहब को फोन लगाया। वेद मारवाह और IB के कई बड़े अफसर तुरंत कश्मीर पहुंचे। उस समय घाटी का क्या माहौल था? दरअसल उस समय तक दहशतगर्दी या आतंकवाद का ऐसा कोई जोर नहीं था। कुछ लड़के घूमते थे, नारे वारे लगाते थे, लोग इनको यही समझते थे कि ये बिगड़े हुए लड़के हैं, ऐसे ही हैं। JKLF इकलौता संगठन था, पाकिस्तान से उसको पूरा समर्थन मिल रहा था, लेकिन कश्मीर के अंदर आतंकवाद के क्षेत्र में कुछ बड़ा वो अभी तक कर नहीं पाया था। ये जो घटना हुई थी, इस घटना से घाटी के लोगों में बहुत गुस्सा था। दरअसल एक कुंवारी लड़की को इस तरह अगवा किए जाने की हरकत की इजाजत न इस्लाम देता है और ना ही कश्मीरी परंपरा। लोग इन आतंकवादियों को कोस रहे थे। मैंने बताया वैसे भी JKLF का कोई खास असर नहीं था, बिगड़ा हुआ लड़का ही इनको माना जाता था। पाकिस्तान के सपोर्ट के बावजूद अब तक ये कोई बड़ा कारनामा नहीं कर सके थे, तो ऐसे में ये जो कारनामा इन्होंने किया था इसको एंटी इस्लाम माना गया, एंटी कश्मीरियत माना गया और इसकी लानत मलामत हो रही थी। उन दिनों SK दुलत साहब कश्मीर में IB के चीफ थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ थे और JKLF की औकात के बारे में वो अच्छी तरह से जानते थे। कश्मीरी समाज को तो जानते ही थे। दिल्ली से जो अफसर आए थे उनसे उन्होंने कहा कि ये लड़के रूबिया को न तो मार पाएंगे और ना कुछ और करेंगे, ऐसा किया तो लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन वह यह जानकर हैरान हो गए कि दिल्ली आतंकवादियों को रिहा करने का मन बना चुकी है। अब दिल्ली मतलब क्या? दिल्ली मतलब VP सिंह की सरकार। VP सिंह की सरकार मतलब क्या? वह सरकार जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी। यानी रूबिया सईद का जब अपहरण हुआ तो केंद्र सरकार जो थी वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही थी और वो सरकार रूबिया सईद के अपहरण करने वालों को आसानी से रिहा करने के लिए तैयार थी। लेकिन परम देशभक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक बार भी इस पर आपत्ति नहीं की। जब ये उनको पता चला दुलत साहब को, तो उन्होंने तुरंत फारूक अब्दुल्ला से बात की।
फारूक अब्दुल्ला ने भी उसी समय कहा कि बिल्कुल आतंकवादियों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम नेगोशिएट करके रूबिया को छुड़वा लेंगे। लेकिन तभी दिल्ली से जो टीम आई थी उसने कश्मीर टाइम्स के एक जर्नलिस्ट थे जफर मेराज, उनको लेकर अलग से नेगोशिएशन शुरू कर दिया। अभी यह सब चल ही रहा था कि एक नया किरदार इस पूरी कहानी में एंट्री लेता है, मोतीलाल भट्ट। मोतीलाल भट्ट कश्मीरी पंडित थे और इलाहाबाद हाईकोर्ट में जज रह चुके थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद से उनकी बहुत करीबी दोस्ती थी। अचानक वो श्रीनगर पहुंचे और सारा निगोशिएशन उनके हाथ में चला गया। लेकिन फारूक अभी भी अड़े थे कि किसी को रिहा नहीं किया जाएगा, जबकि भट्ट ये चाहते थे, मोतीलाल भट्ट चाहते थे कि आतंकवादियों को जल्द से जल्द रिहा कराया जाए। जब देखा आतंकवादियों ने, जेकेएलएफ के लड़कों ने, कि सरकार इस कदर झुक रही है, तो लिस्ट में एक आतंकवादी का और नाम जोड़ दिया। यानी अब वे रूबिया सईद के बदले 5 आतंकवादियों की रिहाई की मांग कर रहे थे। इसी बीच 13 दिसंबर को सुबह तड़के 3:30 बजे दिल्ली से 2 और लोग पहुंचे, एक इंदर कुमार गुजराल और दूसरे आरिफ मोहम्मद खान। दोनों लोग उस समय केंद्रीय मंत्री थे। गुजराल के बारे में आप जानते हैं, बाद में थोड़े वक्त के लिए प्रधानमंत्री बने। और आरिफ मोहम्मद खान सारी पार्टियों का चक्कर लगाकर आजकल भारतीय जनता पार्टी में हैं और इस समय केरल के राज्यपाल हैं। ये दोनों लोग फारूक से मिलने गए तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने साफ कह दिया कि वह किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। इन लोगों ने कहा कि अब मामला आपके हाथ में नहीं है, अगर रिहा करने में आप कोई बाधा डालेंगे तो आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा और उसके बाद आतंकवादियों को रिहा कर दिया जाएगा। यानी आतंकवादियों को रिहा करना है, ये दिल्ली यानी वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह की सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से चल रही सरकार तय कर चुकी थी। इस पर फारूक ने गुस्से से कहा कि आप लोग कश्मीर को आग में झोंक रहे हैं, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को किनारे लगा दिया गया और भट्ट साहब ने, मोतीलाल भट्ट साहब ने आतंकवादियों तक खबर पहुंचा दी कि सरकार रिहा करने को तैयार है 5 उनके साथियों को। उसी दिन शाम को 7 बजे रूबिया को सोपोर के उस घर से आजाद कर दिया गया जहां उनको रखा गया था और इसकी थोड़ी देर बाद 5 खूंखार आतंकवादी रिहा कर दिए गए। कल के मामूली लौंडों ने भारत की सरकार को झुका दिया था। वीपी सिंह को समर्थन दे रही भारतीय जनता पार्टी का इस पर एक बयान नहीं आया। यासीन मलिक यानी जेकेएलएफ का नेता और जेकेएलएफ के लड़के रातों रात कश्मीर में हीरो बन गए। पाकिस्तान से एक अखबार निकलता है द डॉन, बहुत पुराना अखबार है, उसमें एक खबर जो छपी, इस पूरे वाकये की जो खबर छपी, उसमें एक लाइन थी कि यह एक बंदर घुड़की थी जो काम कर गई। यानी लड़कों ने तो ऐसे ही चांस लिया था कि अगर आतंकवादी रिहा हो गए तो अच्छी बात है और नहीं रिहा हुए तो रूबिया सईद को फाइनली छोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये बंदर घुड़की उनकी काम कर गई। वीपी सिंह ने अगर उस समय जल्दबाजी की जगह फारूक अब्दुल्ला या दुलत की सुनी होती तो रूबिया भी वापस आ गई होती और आतंकवादियों की रिहाई से जेकेएलएफ की ताकत भी नहीं बढ़ी होती। लेकिन वीपी सिंह ने किसी की नहीं सुनी, आतंकवादियों को रिहा किया और जेकेएलएफ, जैसा मैंने बताया, रातों रात हीरो बन गया। वो खुली जीप में शहर में निकले और जो लोग पाकिस्तान के समर्थक थे या बाकी सारे जो यंग लोग थे, उन्होंने तालियां बजाई और जो यंग लड़के थे जो अभी तक आतंकवाद के रास्ते पर जाने को तैयार नहीं थे, उनको लगा कि जब जेकेएलएफ के थोड़े से लोग भारत की सरकार को झुका सकते हैं तो हम भी ये कर सकते हैं। रातों रात वहां नए संगठन बनने लगे, रातों रात वहां से बसों में भर के लड़के पाकिस्तान जाने लगे और उसके बाद 1990 के दशक में जिस तरह की खुरेजी वहां पर हुई है, जिस तरह से खून बहा है, जिस तरह से लोगों को मारा गया है, वो सब आप लोग जानते हैं। तो आज जो लोग सवाल पूछ रहे हैं रूबिया सईद को लेकर, जो लोग फारूक अब्दुल्ला साहब को सवालों के घेरे में खड़ा करना चाहते हैं, मेरा सवाल यह है कि इस देश में अपहरण के बदले आतंकवादियों को सिर्फ 2 बार रिहा किया गया, एक रूबिया सईद के मामले में और दूसरा कंधार वाला केस जिस पर फिल्म बनी है, जिसको लेकर लोग बड़े परेशान हैं। उस समय कंधार जाकर बाकायदा जशवंत सिंह कंधार गए थे और आतंकवादियों को वहां पहुंचा कर आए थे सेफ। दोनों बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के या तो समर्थन की वीपी सिंह वाली सरकार थी और दूसरी बार तो पूरी की पूरी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ही थी। और
अगर हमारी आर्मी काफ्स पे कोई सबसे बड़ा हमला हुआ है तो वो हमला हुआ है पुलवामा का। वो भी जब हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। सवाल यहां यही बनता है कि दूसरों की तरफ आप एक उंगली उठाते हैं, चार आपकी तरफ मुड़ जाती है। ऐसी खबरें तमाम भरी हुई हैं। जब आपने अपनी पार्टी के अंदर आतंकवादियों को भरा, आतंकवादियों को अपनी पार्टी में शामिल किया, एक आतंकवादी को आपने लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़वाया, दूसरा आतंकवादी जब पकड़ा गया तो मालूम चला वो आपके आईटी सेल का हेड है, माइनॉरिटी का जो आईटी सेल है उसका हेड है, और वो जरायम पेशा आतंकवादी था जो आपकी पार्टी का मेंबर था। जब इतने सारे आरोप आपके ऊपर लगे हुए हैं तो आप किस मुंह से उस फारूक अब्दुल्ला से सवाल पूछ रहे हैं जिसने तिरंगा कभी नहीं छोड़ा, जिसने हमेशा भारतीय संविधान की बात की, जिसको लगातार आप लोगों ने धोखा दिया। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।